नमस्कार, मैं किरण चौधरी अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी जो है राजस्थान की ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, राजस्थान की जलवायु। देखिए, जो राजस्थान की जलवायु जो हमारा टॉपिक है ये 3 से 4 वीडियो में चलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना लंबा, तो देखिए जो मेरा मुख्य उद्देश्य है वो इस तरीके से अध्ययन करना है कि चाहे कोई 11th-12th का स्टूडेंट हो, ग्रेजुएशन कर रहा हो, पहली बार एग्ज़ाम फाइट कर रहा हो, कोई से भी एग्ज़ाम हो या फर्स्ट ग्रेड की ही क्यों ना हो, उन सब एग्ज़ाम से जो है एग्ज़ाम का मैटर है जो मेरे वीडियो में आपको उपलब्ध होगा। उसके साथ ही हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि अगर आप पहली बार ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो जो है मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़ना आपके लिए बहुत ही जो है लाभदायक होगा। क्योंकि मैंने सोचा है कि हम इस तरीके से तैयारी करेंगे, बेस से शुरू करते हुए फर्स्ट ग्रेड तक का जो है लेवल प्राप्त करेंगे। इस वजह से जो है जो भी टॉपिक होगा वो थोड़ा अधिक वीडियो में आ सकता है, लेकिन मेरे साथ अगर आप ज्योग्राफी करते हो तो उसके बाद आप कोई सी भी एग्ज़ाम आप फाइट कर रहे हो, ज्योग्राफी से संबंधित आपके सामने कोई समस्या नहीं आएगी। यानी अपन बेस क्लियर कर रहे हैं ना, तो क्या होगा कि फिर आपके सामने किसी भी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजीली जो है सॉल्व कर लोगे। उसके बाद आपको जो है अन्य कहीं जगह से कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बार बार जो है अलग अलग बुक्स से पढ़ने से अच्छा है मेरे साथ बेस क्लियर करते हुए एकदम टॉप लेवल पर चलिए। तो जो अपना आज का टॉपिक है राजस्थान की जलवायु, देखिए इसमें हम एक भी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे, हर इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट है सब शामिल करेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे जलवायु क्या है, जलवायु का निर्धारण कैसे किया जाता है, राजस्थान की ऋतुएं, जैसे 3 मुख्य ऋतुएं हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात, फिर इन तीनों को लेंगे। फिर ये देखेंगे राजस्थान में कितने जलवायु प्रदेश हैं, पूरे राजस्थान में कितने जलवायु प्रदेश हैं ये देखेंगे। और ये जो जलवायु प्रदेश हैं इनको अनेक विद्वानों ने जो है अलग अलग वर्गीकरण किया गया है, जैसे कोपेनहेगन, थॉर्नवेट और त्रिवार्था। इन तीनों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि राजस्थान की जो जलवायु है उस जलवायु की जो भी मुख्य विशेषताएं हैं उन सबको हम देखेंगे। यानी राजस्थान की जलवायु से संबंधित हम जो है 0 से स्टार्ट करके 100 तक चलेंगे, फिर हमारे सामने कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं जलवायु क्या है। देखिए जलवायु क्या होती है, किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन वायु की अवस्था को कहते हैं जलवायु। यानी ये एक दिन में इसका निर्धारण नहीं होता, एक महीने में नहीं होता, एक साल में नहीं होता, बल्कि 30-40 लंबे समय तक जो है उस स्थान की जो है मौसम की दशाओं को देखा जाता है, उसे कहते हैं जलवायु। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम मौसम। किसी स्थान की अल्पकालीन वायु की अवस्था को मौसम कहते हैं। हम जैसे बात करते हैं ना नॉर्मली कि आज मौसम अच्छा है, सुबह मौसम गंदा था, अभी मौसम थोड़ा ठीक है, अभी धूप निकल रही थी, अभी बारिश आ गई, अभी एकदम से ठंड बढ़ गई, तो वो क्या होता है, अल्पकालीन अवस्था होती है। एक दिन में ही जो है कई बार मौसम बदल जाता है। कभी कभी इंसान थोड़े उसका व्यवहार हमारे साथ चेंज होता है तो हम उसके लिए कहते हैं ना क्या मौसम की तरह आप भी चेंज हो जाते हो। यानी मौसम बहुत जल्दी परिवर्तित हो जाता है, एक ही दिन में आपको कई प्रकार की जो है मौसमी दशाएं देखने को मिल सकती है। लेकिन जलवायु है ना
वो लंबे समय तक जो है उसमें बदलाव नहीं आता। जैसे मैं ये कहूँ कि राजस्थान में हमने देखी थी बात कि जो यहाँ 57 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा है। अब आप ये बताइए क्या हर साल है जो 57 सेंटीमीटर ही बारिश होती है क्या? फिक्स है क्या? जबकि हमने तो फिक्स कर रखा है। तो ये फिक्स कैसे हुआ? हमने 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, बहुत जो सारे साल हैं उन सालों की जो है बारिश को लिया। जैसे कभी 60 सेंटीमीटर बारिश हो गई तो कभी 55 ही हुई, कभी 50 हुई, तो कभी 100 सेंटीमीटर भी हो गई, ऐसा समय भी है। तो कभी अकाल भी पड़ा है और 30 सेंटीमीटर भी हुई। तो बहुत सारे सालों का जो है बारिश के आंकड़े को रखा गया और फिर उनका औसत निकाला गया। तब आया कि हाँ लगभग जो है राजस्थान में 57 सेंटीमीटर और औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो जलवायु का निर्धारण बहुत लंबे जो है 30-40 साल है उसको देख करके जलवायु का निर्धारण किया जाता है, जबकि मौसम अल्पकालीन होता है और वो बदलता रहता है। क्लियर हो गया? अब आगे चलें। ठीक है, मानसून शब्द की उत्पत्ति। मानसून जो शब्द है वो अरबी भाषा के मौसीम से बना है। कौन सी भाषा का? याद रखना, अरबी भाषा का शब्द है और अरबी भाषा का शब्द है मौसीम। मौसीम अरबी भाषा का शब्द है, उसी से बना है मानसून। और मानसून का मतलब क्या होता है? पवन की दशा या दिशा। मानसून से मतलब क्या होता है? पवन की दिशा या दशा, कि पवन किधर से किधर की तरफ चल रही है। जैसे मान लो ये भाग स्थल है और ये जल है। अब क्या होता है कि जल से स्थल की तरफ हवाएं चल रही है। अब देखिए आप खुद सब चीज का निर्धारण करोगे। जल से स्थल की तरफ हवा चल रही है, यानी उच्च दाब स्थल पर है या जल पर है। तो उच्च दाब कहाँ है? जल पर है। और स्थल पर है निम्न दाब। क्यों? क्योंकि हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चल रही है और जल से स्थल की तरफ हवा चल रही है। इसका मतलब जल पर उच्च दाब है और स्थल पर निम्न दाब है। अब एक चीज बताओ, आप ये बताओ कि इनमें से तापमान कहाँ ज्यादा है, स्थल पर या जल पर? तो देखिए तापमान स्थल पर ज्यादा है, यहाँ उच्च ताप है और यहाँ निम्न ताप है। कैसे? क्यों? क्योंकि जहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है वहाँ जो है दाब कैसा होता है? निम्न दाब होता है। गर्मी अधिक पड़ती है तो निम्न दाब होता है, सर्दी अधिक पड़ती है तो उच्च दाब होता है। क्यों? क्योंकि मान लो अपना थार का रेगिस्तान है, वहाँ पर अत्यधिक गर्मी होती है। गर्मी होने से क्या होगा कि वहाँ की जो वायुमंडल है उसमें जो गैसें हैं वो गर्म होकर के ऊपर उठ जाएगी और ऊपर उठने से यहाँ वायुदाब कम हो जाएगा। आपको पता है हर चीज गर्म होने से जो है फैलती है और फैल करके ऊपर उठती है। इसलिए जिस भाग पर गर्मी अधिक होती है वहाँ पर जो है निम्न दाब पाया जाता है। क्यों? गर्मी की वजह से जो वायुमंडल में जो ये गैसें थी वो गर्म होकर के फैल करके ऊपर उठ गई, जबकि जहाँ ठंड ज़्यादा होती है वहाँ पर उच्च दाब जो है पाया जाता है। तो आपको पता चल गया कि जो है पवन की दशा या दिशा हमेशा कैसी होती है? उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ, और निम्न दाब पर हमेशा जो है गर्मी ज़्यादा होती है और तापमान उच्च होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि विश्व में जलवायु की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की? तो विश्व में जलवायु की सर्वप्रथम व्याख्या है वो अरबी यात्री हिप्पोटस ने की। सर्वप्रथम किसने की? हिप्पोटस ने। भारत में जलवायु की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की?
तो अरबी यात्री। विश्व में भी जलवायु की सर्वप्रथम व्याख्या अरबी यात्री हिप्पोटस ने, और भारत में भी अरबी यात्री, लेकिन वो अरबी यात्री अलग था, अल मसूदी। ठीक है, ये अल मसूदी कब भारत आया था? ये जो गुर्जर प्रतिहार जो काल था उस समय है जो भारत में आए, और गुर्जर प्रतिहार काल में उस समय शासक थे महिपाल प्रथम। तब है ये भारत की इन्होंने यात्रा की और इन्होंने भारत की जलवायु की सर्वप्रथम जो है व्याख्या की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपको हो जाना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं राजस्थान की जलवायु के निर्धारक कारक, यानी हम ये अध्ययन तो आगे करेंगे कि भाई जलवायु यहाँ की कैसी है, कोपेन ने कैसी बताई है, थानथवेट ने कैसी बताई है, ट्रिवार्था ने, लेकिन पहले ये देखते हैं कि जलवायु का निर्धारण किस आधार पर होता है। किसी भी स्थान की जो जलवायु है वहाँ की जैसी भी है वो क्यों है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांशीय स्थिति की। जो कोई सा भी देश है ना वो किन अक्षांशों के मध्य है, ये सबसे इम्पोर्टेंट तत्व है कि वहाँ की जो है जलवायु कैसी होगी। इसको हम इस तरीके से देखिए। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा राजस्थान है ना वो किन अक्षांशों में है। मान लीजिए ये जो है ग्लोब है, ठीक है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ठीक है, और ये आ गया। तो अपना जो राजस्थान है वो आपको इसकी अक्षांश अपन ने पहले वीडियो में देखा था, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार था इसका 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी से जो है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये उत्तर की तरफ है, यानी जो है जो राजस्थान इस ग्लोब पर भूमध्य जो रेखा है 0 डिग्री रेखा है इसके उत्तर में है, क्योंकि ये इसको 2 भागों में बांट रही है, ये उत्तर का हिस्सा और ये दक्षिण का। तो हम बात करें 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी ये तो इसके उत्तर में है। ठीक है, फिर इसका जो देशांतरीय विस्तार कितना है वो है 69 डिग्री जो है 12 मिनट 69 डिग्री 30 मिनट से जो है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब ये है जो अपना पश्चिम और ये है पूर्व। तो अपन ने कहाँ बोला 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर, यानी इस भाग में था। अपन को ये तो पता चल गया, फिर हमको ये भी पता चल गया ये पश्चिम था ये पूर्व था, तो हमारा राजस्थान यहाँ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम मानचित्र में देखें तो 23 डिग्री अपन ने कल लास्ट वीडियो में देखा था कि जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसको हम कर्क रेखा भी कहते हैं, वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है। तो स्थिति आपको क्लियर हो गई। अब देखिए कि कैसे ये इंपॉर्टेंट है। ये ग्लोब है, ठीक है, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री जिसको हम कहते हैं भूमध्य है रेखा। इसके बाद में ये है 30 डिग्री दोनों तरफ, ये है 45 डिग्री, और उसके बाद ये है अपनी 60 डिग्री, और ये ध्रुव पर हो गया 90 डिग्री। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन अक्षांशों को समझ गए ना, स्थिति कैसे जो है जलवायु को निर्धारित करती है, तो किसी भी देश की है जो आप जलवायु बता दोगे कि कैसी होगी। ठीक है, ये 0 डिग्री 30 डिग्री, फिर ये 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसमें क्या है कि जो 0 से 30 डिग्री वाला इलाका है, 0 से 30, ये तो आता है उष्ण कटिबंध में। कैसे कटिबंध में आता है? उष्ण कटिबंध में। फिर जो है 30 से 45 तक वाला हिस्सा
ये आता है उपोषण में। किस में आता है? उपोषण में। फिर 45 से जो 60 वाला हिस्सा है ना, वो आता है शीतोष्ण में। ठीक है, शीतोष्ण में। और 60 से जो है 90 वाला आता है। से 45 के मध्य जो भी देश हैं वहाँ की उपोषण है। यहाँ जो 45 से 60 के अक्षांशों में वहाँ की जलवायु शीत है। और 60 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांशों में जो देश है ना, वो शीत कटिबंध में है, वहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। और ये जो 0 डिग्री पर है ना, वहाँ पर एकदम उष्ण, सबसे अधिक वहाँ इस एरिए पर गर्मी पड़ती है। तो इन अक्षांशों से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है हम ये कहते हैं कि भारत नहीं, हमारा राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में जो है स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अरावली की दिक् स्थिति। अरावली की जो है स्थिति वो हमारी जो जलवायु के लिए जो है निर्धारण में किस प्रकार से जो है अपनी इम्पोर्टेंस रखती है। ये राजस्थान है, अपन ने ये देखा कि ये इस तरीके से हमारी अरावली जो है पर्वतमाला फैली हुई है। तो देखिए क्या है कि अरावली पर्वतमाला है ना, इसके पश्चिम में तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जबकि अरावली के पूर्वी भाग में 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यानी निर्धारण किया यहाँ के जो है यहाँ की जो है जलवायु की वर्षा को प्रभावित करके। दूसरी चीज है कि ये अरावली पर्वतमाला जो है मानसून को किस तरीके से प्रभावित करती है, इसको भी थोड़ा सा हम देखेंगे। हमारे राजस्थान में है जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, उसकी 2 शाखाएं आती हैं। एक बंगाल की खाड़ी से 3 शाखाएं आती है, एक दक्षिण में प्रवेश करती है, एक यहाँ गुजरात में, और तीसरी इधर से इस तरीके से जो है आती है 3 शाखाओं के द्वारा बंगाल की खाड़ी। ये इधर अरब सागर की शाखा है ना, वो इस तरीके से आती है। फिर क्या करती है, ये यहाँ आती है। यहाँ जो अपना है ना मेघालय, वहाँ क्या है कि वो कीपाकार पहाड़ियाँ हैं, तो ये अंदर घुस तो जाती है, जो है हवाएं, मानसूनी हवाएं निकल नहीं पाती क्योंकि ये कीपाकार है, इसलिए ये सारी नमी यहीं छोड़ देती है ऊपर उठने के लिए। फिर ये जो है हिमालय से टकराती है, ये शाखा हिमालय से टकराने की वजह से फिर इसकी दिशा इस तरफ घूम जाती है। तो राजस्थान में देखिए ये 2 शाखाएं आती हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों शाखाओं का क्या प्रभाव है। ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा आती है, तो ये देखिए अपना अरावली पर्वतमाला इस तरीके से फैला हुआ है, और ये शाखा भी इस तरीके से आ रही है। तो ये जो शाखा है ना, ये माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा इसी वजह से होती है क्योंकि माउंट आबू में ऊंची पहाड़ी है, उससे टकराती है और यहाँ सर्वाधिक वर्षा कर देती है। ठीक है, लेकिन बाकी ये जो है हवाएं, मानसूनी हवाएं सीधी निकल जाती है। इस एरिया में तो अधिक वर्षा होती है, बाकी सीधी निकल जाती है, इसलिए बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है इस वजह से यहाँ कम बरसात होती है। और ये जो अरब सागर की शाखा है ना, ये आती है, यहाँ बहुत अच्छी बारिश होती है, यहाँ मोहसिन राम में बहुत अच्छी बारिश होती है। इसके बाद ये यहाँ पर अपनी नमी छोड़ देती है, नमी छोड़ देती है, नमी छोड़ देती है, और जब ये राजस्थान में पहुँचती है ना इधर, तब तक इसकी पूरी नमी खत्म हो जाती है। थोड़ी बहुत ये हवाएं अपने साथ नमी लेकर के जाती है, इसलिए बहुत कम है जो बारिश इस अरब सागर की शाखा से होती है। तो देखिए अब आपको समझ में आई होगी दोनों शाखाओं की जो अरावली की स्थिति है वो किस प्रकार से जलवायु के निर्धारण में सहायक हैं। फिर हम बात करते हैं थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल देखिए कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या है कि यहाँ पर गर्मियों में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कहाँ होता है, इस थार के रेगिस्तान में। तो क्या होता है, अत्यधिक गर्मी की वजह से यहाँ निम्न दाब का केंद्र बन जाता है। तो निम्न दाब का केंद्र बन जाता है तो वहाँ से क्या होता है, जहाँ भी उच्च दाब होगा, उच्च दाब से हवाएं हमेशा निम्न दाब की तरफ
चलेगी। इसीलिए क्या होता है, कहते हैं ना, जितनी गर्मी पड़ेगी उतनी बारिश आएगी। जब गर्मी नहीं पड़ती है तो हम खुश होते हैं, तो जो है बड़े बूढ़े लोग कहते हैं भाई गर्मी नहीं पड़ेगी ना तो बारिश भी नहीं होगी। देखो उनको कितना तजुर्बा है। क्यों? क्योंकि गर्मी नहीं पड़ेगी तो यहाँ निम्न दाब नहीं बनेगा, और निम्न दाब नहीं बनेगा ना तो ये समुद्र पर उच्च दाब है, वहाँ से हवाएं नहीं चलेगी। इसलिए जैसे ही क्या होता है, 2-3 दिन गर्मी पड़ती है और तेजी से इस उच्च दाब की जो हवाएं हैं इस निम्न दाब को घेरने के लिए तेजी से आगे आती है। इसलिए हम कहते हैं बहुत गर्मी पड़ रही है, पक्का ही 1-2 दिन में बारिश आएगी। और जैसे ही 2-3 दिन बादल हो जाते हैं, ठंड हो जाते हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं कि गर्मी नहीं पड़ रही तो बारिश कैसे होगी। अब आप समझ गए थार का मरुस्थल है वो कैसे इंपॉर्टेंस रखता है। फिर है महाद्वीपीयता, समुद्र से दूरी। जैसे जैसे जो स्थान समुद्र से दूर होगा ना वहाँ बारिश कम होगी। इसीलिए ये समुद्र का जो तटवर्ती इलाका है वहाँ अधिक बारिश होती है। जैसे जैसे आगे चले जाते हैं तो क्या होता है, जितनी भी इन हवाओं में नमी थी, यहाँ बारिश की, यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की, तो वो बारिश जो भी उनमें हवाओं में नमी थी वो खत्म हो गई और आगे उनके पास जो है नमी नहीं बचती। इसीलिए अरब सागर की शाखा से है जो राजस्थान में जो है बारिश नहीं हो पाती। उसके बाद बात करते हैं समुद्र से ऊंचाई। जैसे जैसे जो स्थान समुद्र से जितना ऊंचा होगा ना वहाँ जो है तापमान कम हो जाता है। इसीलिए हम कहें कि कौन सा ऐसा स्थान है राजस्थान का जो गर्मियों में सर्वाधिक जो है ठंडा रहता है, यानी या वहाँ पर कम गर्मी होती है, तो माउंट आबू। क्यों? क्योंकि माउंट आबू राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर है। ठीक है, उसके बाद हम वनस्पति की बात करें तो देखिए वनस्पति भी है ना जो जलवायु के निर्धारण में बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। अब अपना जैसे चूरू है ना, आपने जीके में देखा होगा कि चूरू में जो है वनस्पति सबसे कम है। इसीलिए आप देखिए कि चूरू में गर्मियों में तो गर्मी अधिक पड़ती है और ठंड के मौसम में वहाँ पर जो है सबसे अधिक ठंड पड़ती है। ये सब क्यों होता है? वनस्पति के अभाव के कारण ऐसा होता है। जहाँ वनस्पति अधिक होती है ना वहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी नहीं पड़ेगी, बारिश भी वहाँ अच्छी होगी। फिर हम बात करते हैं तापमान की। देखिए तापमान और अगला पॉइंट है अपना आर्द्रता या जिसको वर्षा कहें, इन दोनों में है जो विपरीत संबंध है। तापमान अधिक होगा ना तो बरसात कम होगी और जहाँ बरसात अधिक होगी ना वहाँ तापमान कम होगा। जैसे अपने रेतीले इलाके हैं ना, यहाँ तापमान अधिक होता है लेकिन बरसात कम होती है। और जिस एरिया में जैसे यहाँ बरसात अधिक होती है इस पठारी क्षेत्र में या दक्षिणी राजस्थान में, तो यहाँ का तापमान देख लीजिए कम है। ये जो निम्न तापमान का जो क्षेत्र होता है ना, निम्न दाब का क्षेत्र, वो मानसून को तो आकर्षित करता है, लेकिन वो मतलब मानसूनी हवाओं को खींचता है उस एरिया की तरफ, लेकिन रेगिस्तानी इलाकों में बारिश जो है वो कम होती है क्योंकि वहाँ गर्मी इतनी होती है ना कि जो अगर थोड़ी बहुत वो हवाएं अपने साथ नमी लेके भी आती है ना तो वो हवाएं वहाँ रुक ही नहीं पाती है, गर्मी की वजह से जो है गर्म होकर के ऊपर से ही उठ के निकल जाती है। फिर हम बात करें महासागरीय धाराएं। देखिए महासागरीय धाराएं है ना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं उनको तो पता होगा अल नीनो और ला नीनो, ये जो दो धाराएं हैं प्रशांत महासागर में चलती है। ये अपने जो भारत पूरे देश में वर्षा में बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। जैसे लो है ना, तो लो से तो आप याद कर लो, लो का मतलब हिंदी में, इंग्लिश में लो वर्ड है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कम, और अल का मतलब होता है ज़्यादा। तो देखो अल नीनो क्या है कि ये 25 दिसंबर है ना जो अपना जब क्रिसमस आता है, इसलिए इसको क्राइस्ट शिशु भी बोलते हैं, ठीक है। तो उस समय ये धाराएं है ना प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है और ये गर्म धारा होती है जिसकी वजह से जो है भारत के अंदर जो है
उस वर्ष बारिश कम होती है, और 4-5 साल से एक वर्ष ऐसा आता है जब जो है अल नीनो की स्थिति बनती है। अल नीनो यानी उस वर्ष यहाँ इस धारा का तापमान बढ़ जाता है, और जब लॉ नीनो की स्थिति होती है ना, यानी ये धारा प्रशांत महासागर में चलती है, अगर वो गर्म नहीं होती है, ठंडी होती है, तब जो है हमारे यहाँ जो है उस वर्ष बारिश अच्छी होती है। प्रशांत महासागर में पेरू का तट है, वहाँ से शुरू होती है ये धारा। इसलिए जिस भी वर्ष ये अल नीनो की स्थिति वहाँ शुरू होती है, तो हम कहते हैं कि प्रशांत महासागर में इस साल अल नीनो की जो है स्थिति बनी है, इसलिए हमारे यहाँ जो है अकाल की स्थिति हो सकती है। तो महासागरीय धाराएं भी है जो किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है स्थान रखती है। फिर हम बात करते हैं पछुआ पवने। देखिए पछुआ पवने क्या है कि अपनी ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब पर 3 मुख्य स्थायी पवने चलती है, ठीक है, दोनों गोलार्धों में ये चलती है। सबसे पहले व्यापारिक पवने जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ चलती है। फिर दूसरी होती है जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ चलती है व्यापारिक पवने, और तीसरी होती है ध्रुवीय पवने। ये दोनों ही गोलार्धों में सेम स्थिति में चलती है। ये देखिए इधर, फिर ये इधर, और ये इधर। तो ये तो कौन सी पवने हैं? व्यापारिक, फिर ये पछुआ, और ये ध्रुवीय। ये संपूर्ण ग्लोब पर हमेशा वर्ष भर इसी स्थिति में चलती है। देखिए हम मानसूनी पवने पढ़ रहे थे, उसमें तो क्या था कि किसी वो जो है मौसम के हिसाब से अपनी स्थिति को परिवर्तित कर लेती है, तो मानसूनी होती। लेकिन ये कैसी पवने हैं? स्थायी पवने हैं। ये वर्ष भर इसी तरीके से चलती है। हाँ, बस सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने पर ये सूर्य के साथ उत्तरायण पर उत्तर की तरफ खिसक जाती है ये पेटियां, दक्षिणायन होने पर थोड़ी दक्षिण की तरफ खिसक जाती है, पर ये हमेशा ही वर्ष भर इसी स्थिति में ये दोनों गोलार्धों में बहती है। और ये भी किसी स्थान के जो है मानसून के जो है या वहाँ की जलवायु के निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि व्यापारिक पवने अपने साथ जो है वो जो है बारिश कराने में सहायक है। पछुआ जो हवाएं हैं, इन्हीं की वजह से जो है पूर्वी भागों पर, देशों के पूर्वी भागों में हमेशा समुद्र, जब हम वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, तब हम इनको जो है डिटेल से पढ़ेंगे। अभी अगर हम इन चीज़ों को डिटेल से पढ़ गए तो वही चीज़ अपन अपने टॉपिक से भटक जाएंगे, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं जेट स्ट्रीम की। देखिए जेट स्ट्रीम पूर्वी और पश्चिमी जो जेट स्ट्रीम है वो चलती है। अब ये क्या है कि मानसून की उत्पत्ति में तो सहायक नहीं होती, पर ये मानसून लाने में तो सहायक नहीं होती, लेकिन मानसून की उत्पत्ति में ये जो जेट स्ट्रीम है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। तो राजस्थान की जलवायु के जो निर्धारक कारक थे, अक्षांशीय स्थिति, क्योंकि हम जो जलवायु में रह रहे हैं ना राजस्थान की, यहाँ की ऐसी जलवायु क्यों है? एक तो यहाँ की अक्षांशीय स्थिति की वजह से। अगर हम ध्रुवों पे होते तो ध्रुवों पे देख लो कैसी जलवायु है, शीत, तो यानी हम एकदम हमेशा बर्फ वाले इलाके में रहते। और अगर हम यहाँ होते 0 डिग्री पर, तो 0 डिग्री पर कैसा है? उष्ण, यानी हम लोग हमेशा गर्मियों के आनंद लेते, स्वेटर खरीदने की तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो जिस जगह पर हम रह रहे हैं ना, वो जगह हमारे वही जगह निर्धारण करती है कि यहाँ पर सर्दी पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी, बारिश होगी, कैसा यहाँ का मौसम होगा। फिर अरावली की स्थिति, अरावली जिस तरीके से फैली हुई है ना, अगर यही अरावली इस तरीके से फैली होती ना, तो इस भाग में बहुत अच्छी बारिश होती।
थार का रेगिस्तान, महाद्वीपीयता, समुद्र से ऊंचाई, वनस्पति, तापमान, आर्द्रता या वर्षा, महासागरीय धाराएं, पछुआ पवने और जेट स्ट्रीम, ये सारे कारक मिलकर के किसी स्थान की जलवायु का निर्धारण करते हैं। ठीक है, बेस आपका क्लियर हुआ होगा। देखिए, आपको थोड़ा लग सकता है कि ये हमारे काम का नहीं है, लेकिन ये अगर आप नहीं समझोगे ना और इनको नहीं पढ़ोगे ना, तो अगर आप पहली सीढ़ी पे आप सोच रहे हो कि ये सीढ़ी तो नीची सी है, क्या मतलब है इसमें टाइम वेस्ट करने का, मैं सीधी तीसरी और चौथी सीढ़ी की मुझे ज़रूरत है। लेकिन आप एक बात बताओ, पहली सीढ़ी के ऊपर कदम रखे बिना आप तीसरी पे चढ़ पाओगे क्या? तीसरी चौथी आपको उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको पहली सीढ़ी से ही गुजरना पड़ेगा। हर एक सीढ़ी को आपको पार करना पड़ेगा। इसलिए मैं इस तरीके से जो है चल रही हूँ, ताकि हर सीढ़ी से होते हुए हम मंजिल को प्राप्त करें। और इस तरीके से हम हर एक सीढ़ी से चलेंगे ना, तो गिरने पड़ने का कहीं डर नहीं रहेगा। आराम से बिना किसी चोट खाए एक ही बार में है जो हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो मेरा, मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा ये तरीका और आपको लग रहा है कि हाँ मैंने आपके लिए मेहनत की है, तो प्लीज़ मेरे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि जो है सबको इस मेरी मेहनत का है जो फ़ायदा मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।